अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। तो लास्ट लेक्चर बेसिकली इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। यानी वो प्रिंसिपल्स जो हर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में अप्लाई होते हैं, और कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रही है तो उनको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज हम इसको बीएर एक्ट से सेक्शन वाइज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सेक्शन 12 से ऑनवर्ड। 5-6 लेक्चर ऑलमोस्ट हमारे इस पे होंगे, क्योंकि ये बहुत अहम चैप्टर है और प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत अहम है। तो स्टार्ट करते हैं हम बीएर एक्ट की लैंग्वेज से, सेक्शन 12। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, कोशिश करेंगे कि हम इलस्ट्रेशंस जो बीएर एक्ट में दी गई हैं उनको भी साथ के साथ गो थ्रू करेंगे, क्योंकि इस तरह मैं आपको जनरल मिसाल तो दे देता हूँ और आपको कंसेप्ट भी बेसिकली समझ आ जाता है, लेकिन बाद में हम चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर सकते। हमें ये पता नहीं चलता कि कोई मैटर फॉर एग्जांपल हमारे सामने आता है कि ये मैटर किस सेक्शन में फॉल करता है, किस टॉपिक में फॉल करता है। यानी हम ब्रॉड वे में उस सेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, जबकि इलस्ट्रेशन में उसने 5-6 ऐसे ब्रॉड उस सेक्शन के सेंस बताए होते हैं कि इस मैटर में भी ये सेक्शन डील करेगा, इस मैटर को भी ये सेक्शन डील करेगा। इस तरह उसने 5-6 मिसालें ऑलमोस्ट दी होती हैं। तो उसमें से जो अहम अहम मिसालें वो मैं आपको लाजमी इधर समझाऊंगा पढ़ के, ताकि आपको एक ब्रॉड विजन मिल जाए और ब्रॉड सेंस में स्पेसिफिक इफेक्ट को समझ सकें, और कोई भी आपके सामने मैटर आया आप उसको कैटेगराइज कर सकें कि कौन से सेक्शन में फॉल करता है। तो स्टार्ट करते हैं बीएर एक्ट की लैंग्वेज से हम। सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सिबल। यानी इस सेक्शन में हम वो केसेस पढ़ेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक परफॉर्म हो सकते हैं, जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अच्छा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड यानी नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, अगर इस जो नीचे कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है इनको कहीं किसी और सेक्शन में ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकती, तो फिर वो वाली बात को सुपरसीड करेगी और ये सेक्शन एक सप्रेस रहेगा, यानी बैक स्टेप पे रहेगा। अगर कहीं पे इस सेक्शन के कॉन्ट्रेरी कोई बात नहीं की गई तो फिर ये सेक्शन इसका इफेक्ट होगा। यानी ये एक सेविंग क्लॉज है, ये नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज नहीं है। जिस तरह मैंने आपको जनरल पहले लेक्चर में सेविंग क्लॉज और नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज का एक जनरली डिफरेंस समझाया था, इसकी पूरी फिलॉसफी समझाई थी। तो ये दूसरी क्लॉजेस को अगर इस सेक्शन में जो बात की गई है इसके अगेंस्ट किसी और क्लॉज में कोई बात की जाए तो फिर ये क्लॉज बैक स्टेप पे हो जाएगी, और जो अगेंस्ट इसके किसी दूसरी क्लॉज में बात की गई है वो वाली बात सुपरसीड करेगी। ये मतलब है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर नंबर 2 में कहीं और जगह इसके अगेंस्ट कोई बात की गई हो। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जिसमें मैंने आपको लास्ट वक्त में बताया कि पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रिलीफ है ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट अगर चाहे तो ग्रांट करे, कोर्ट ना चाहे तो ना ग्रांट करे। इसको हम एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। वही बात इसने आज यहाँ क्लियर कर दी। जबकि हम इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिशनरी नहीं है, उसमें कोर्ट बाउंड है। उधर शेल का वर्ड यूज हुआ है और इधर मैं का वर्ड अमूमन यूज होता है। लेकिन इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंटरेक्ट अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि पाकिस्तानी मटेरियल या पाकिस्तानी जो नोट्स हैं उन पे रिलाय करें, पाकिस्तानी लेक्चर्स पे रिलाय करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहे। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत से सेक्शन ऐसे हैं तो यहाँ पे किसी और हिसाब में दिए गए हैं, उनकी और स्ट्रक्चर है, वहाँ पे और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई और एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने कंपैरेटिवली दोनों का कोई एनालिसिस करना है या आप कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, मैंने इन दोनों पे रिसर्च की थी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो इसलिए मुझे इंडियन स्पेसिफिक इफेक्ट का नॉर्मली पता है। तो अगर आप इस तरह का कोई रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, दोनों को एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों को कंपैरेटिवली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉज ए इसकी क्या कहती है? व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस, यानी जो उनके दरमियान एक्ट हुआ है कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का, वो क्या हो, होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट,
यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने ऑब्लिगेशन जो क्रिएट किए हैं वो ट्रस्ट की बेस पे क्रिएट किए हैं दो पार्टीज ने, उस ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं। यानी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के काबिल है, यानी उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ ट्रस्ट की, जिस तरह इन्होंने एक मिसाल दी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ब्रॉड वो बने। इस मिसाल को पहले पढ़ लेते हैं, अगर ये इजी है आपको समझ आ जाएगी, अगर इस मिसाल से आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको अपनी मिसाल भी साथ में दूंगा इजी, ताकि आपको सारा मैटर समझ में आ जाए। अच्छा, ए होल्ड्स सर्टेन स्टॉक इन ट्रस्ट फॉर बी। ए ने कुछ स्टॉक रखे हुए हैं किसी भी चीज का स्टॉक बी के ट्रस्ट में, यानी बी उन स्टॉक का मालिक है और ए उसका ट्रस्टी है। ए wrongfully disposes of the stock, ए wrongfully उसने गलत तरीके से वो डिस्पोज कर दी है अपनी पोजीशन से। The law creates an obligation on A to restore the same quantity of stock to B and B may enforce specific performance of this obligation। अब लॉ जो है वो ए पे ऑब्लिगेशन बेसिकली क्रिएट हुई थी इस कॉन्ट्रैक्ट में कि ए ने उसके स्टॉक को प्रिजर्व करके रखना है, एज ए ट्रस्ट के तौर पे अपने पास रखना है। बी के ट्रस्टी के तौर पे ए काम कर रहा था, बी के ट्रस्टी के तौर पे, तो ए ने वो रॉन्गफुली डिस्पोज कर दी है, तो द लॉ क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन ए टू रिस्टोर द सेम क्वांटिटी। यानी अब बी अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में वो ये बात कहता है कि आप ए को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट था और ए ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो कोर्ट ए को फोर्स कर सकती है, उस पर ऑब्लिगेशन क्रिएट जो हुई है उसको इन्फोर्स कर सकती है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें और आपने जो रॉन्गफुली डिस्पोजेस बी के स्टॉक किए जो अपने ट्रस्टी के तौर पर रखे हुए थे उनको रिस्टोर करके बी को वापस करें। या एक और मिसाल जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में दी थी, मिसाल के तौर पे लास्ट लेक्चर में हमने घड़ी वाली मिसाल दी थी, आज दूसरी ले लेते हैं। एक पार्टी है ए बी, मिसाल के तौर पे ये कोई घर है और ए का ये घर है, ये किसी भी वजह से बाहर जा रहा है, उम्रा पे हज वगैरह पे जा रहा है, तो ये बी को ये घर दे जाता है कि इतने तक मैं वापस नहीं आता, आप इस घर की देखभाल करें, इस घर में रहें वगैरह वगैरह। तो अब ए और बी के दरमियान जो इधर कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रस्ट का है, यानी बी इधर ट्रस्टी है ए का। बी जब ए वापस आएगा बी से घर क्लेम करेगा तो बी उस घर को वापस करने का पाबंद होगा, क्योंकि इनके दरमियान कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ट्रस्ट का। वही क्लॉज है कह रही है कि जब दो पार्टीज के दरमियान जो ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है उनमें परफॉर्मेंस जो क्रिएट हुई है वो ट्रस्ट की है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब ए जब वापस आएगा, अगर बी ए से ये नहीं कह सकता कि मैं आपको घर नहीं देता, आप उसकी जगह पे पैसे ले लें, क्योंकि ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर बी ये कहता है तो ए कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट इसको स्पेसिफिक इन्फोर्स करेगी कि आपने जो ट्रस्ट में अपनी ऑब्लिगेशन क्रिएट की थी कि आप उसके आने के बाद उस घर को वापस कर देंगे, तो अब आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करें और उस घर को वापस करें। ये बेसिकली क्लॉज है कहती है, यानी ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है। इससे हम लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल ली थी वॉच वाली। मुझे किसी ने करीबी ने मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे कोई वॉच गिफ्ट की, तो मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ ट्रस्ट के तौर पे कि 1 महीने बाद आपसे मैं ले लेता हूँ। 1 महीने बाद मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि वो घड़ी मैंने रख ली, आप उसकी बजाय मुझसे पैसे ले लें। तो मेरे लिए तो उस घड़ी की कुछ इमोशनल वैल्यू थी, कुछ गुडविल भी एक किस्म की थी मेरे लिए उस घड़ी की, क्योंकि वालिद साहब ने दी थी। तो अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकता हूँ, यानी मैं कोर्ट के थ्रू भी अपने दोस्त को इन्फोर्स कर सकता हूँ कि वो घड़ी मुझे वापस मेरी घड़ी ही दे, मैं उसकी जगह पे कोई कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी या और कोई रिलीफ मेरे लिए एडुकेट नहीं और कोई रिलीफ मैं नहीं लूँगा, मुझे वो घड़ी ही स्पेसिफिकली दी है, क्योंकि वो मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट थी उस घड़ी के साथ। यही ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, व्हेन देयर एग्जिस्ट क्लॉज बी पढ़ें, व्हेन देयर एग्जिस्ट no standard for ascertaining the actual damage caused by non performance of the agreed to be done। किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है जिसको अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी को उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है उसका हम खमियाजा नहीं लगा सकते, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, खमियाजा नहीं अंदाजे नहीं लगा सकते, एसर्टेन नहीं कर सकते कि कितना लॉस हो रहा है।
यानी अगर उसको हम कॉम्पनसेशन की फॉर्म में रिलीफ दें तो हमें ये पता ही नहीं कि इसे कितनी कॉम्पनसेशन दिलवाएं ताकि इसको जो लॉस हो रहा है वो उसका खमियाजा हो सके और इसके साथ कंप्लीट जस्टिस हो सके। वही बात इक्विटी वाली के कंप्लीट जस्टिस हमने हर किसी के साथ करना है। इसकी मिसाल ये देता है कि ए एग्रीज टू बाय एंड बी एग्रीज टू सेल। ए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बेचेगा, वो खरीदेगा, बी कहता है कि किसी चीज को मैं बेचूंगा। A agrees to buy, B agrees to sell a picture by a dead painter, यानी कोई ऐसा पेंटर है जो मर गया उसकी कोई पिक्चर है। बहुत से पेंटर मिसाल के तौर पर कोई फेमस पेंटर था, उसकी पिक्चर्स बड़ी आउट क्लास होती थी, उनकी बड़ी वैल्यू होती थी। वो मर गया और ए कहता है कि मैं अपनी पिक्चर्स खरीदता हूँ, बी कहता है कि मैं अपनी पिक्चर बेचता हूँ, जो मेरे पास उस डेड पेंटर की पिक्चर है, ए कहता है मैं खरीदता हूँ। अब उसे पिक्चर की कुछ गुडविल है, उसकी कुछ आम पिक्चर से ज्यादा वैल्यू है क्योंकि वो स्पेसिफिक जो पेंटर बनाता था, स्पेसिफिक किस्म की वो पिक्चर है, वो पेंटर उसकी डेथ हो गई। एंड टू रियर चाइना वेसिस, और साथ में 2 चाइना वेसिस भी हैं। वेसिस कहते हैं फूल रखने के किसी गुलदस्ता तो वैसे फूल वगैरह, फूल गुलदस्ते को कोई रखने का जो जार होता है, एक बर्तन टाइप जिसमें फूल वगैरह रखते हैं, उसको गुलदस्ता रखते हैं, उसको वेसिस कहते हैं। चाइना वेसिस हैं वो भी रियर है, रियर कवर अनोखे हैं, यानी वो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो उसको और मार्केट से वो बंदा खरीद सके। अच्छा, ए में कंपेल बी, ए ने क्या खरीदने का मतलब एग्रीमेंट किया था, बी ने बेचने का किया था, सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। ए में कंपेल बी, ए बाद में बी को कंपेल कर सकता है स्पेसिफिकली टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि ए ने जो ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने कहा था मैं ये पिक्चर और ये चाइना वेसिस रियल जो थे उनको आपको बेचूंगा, ए कहता है कि मैं खरीदूंगा, और बी बाद में बी नहीं बेचता या अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाता है, तो ए बाय कोर्ट उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकता है कि आप अपना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते और मुझे रेमेडी अगर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन मिलती है, तो कॉम्पनसेशन जो मेरी बनती है उसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। उसको जो मेरे लॉस हो रहा है अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो उसको एसर्टेन किया ही ना नहीं जा सकता, क्योंकि वो पिक्चर्स भी एक रियर हो गई। अब वो पेंटर उसकी डेथ हो गई जो स्पेसिफिक पेंटर उसे बनाना था, और वो जो चाइना वेसिस है वो भी रियर है। इस वजह से बी ए को कंपेल कर सकता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करें, स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। For there is no standard for ascertaining the actual loss which may be caused by the non-performance, वही वाली बात। अच्छा, क्लॉज सी की तरफ हम आते हैं। When the act agreed to be done in such date, pecuniary compensation for its non-performance would not adequate relief। एक है उस जो लॉस हो रहा है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, उसका हम अगर अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल कर सकते हैं, और जो लॉस हो रहा है उसके बदले में हमें कॉम्पनसेशन मिलना वो हमारे लिए एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, फिर भी हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी कहती है कंप्लीट जस्टिस हो, आपको एडिक्वेट रिलीफ मिले। अगर हमें एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिल रहा, जो कॉम्पनसेशन है वो हमारे लिए एक मुनासिब रेमेडी नहीं है, तो फिर भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं, क्लॉज सी की मिसाल। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिम अ हाउस फॉर RS 1000। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि मैं आपको अपना ये घर 1 लाख रुपए का 1000 रुपए का भेजता हूँ। बी इज इंटाइटल्ड टू अ डिग्री B is entitled to a decree directing A to convey the house to him the paying the purchase money। अब B कोर्ट के पास जाके स्पेसिफिकली कोर्ट से इन्फोर्स करा सकता है कि कोर्ट A को कंपेल करे कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करे और मैं उसे 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, वो अपना घर मुझे दे। इसकी दूसरी मिसाल देख लें, दूसरी लंबी और ये बहुत टेक्निकल सी है, आप तीसरी पे आ जाए, इसको समझिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। A contracts to sell and B contracts to buy a certain number of railway shares of a particular description। A कॉन्ट्रैक्ट करता है, A के कुछ किसी रेलवे कंपनी में कुछ सेल शेयर हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है B से कि मैं शेयर आपको ये बेच रहा हूँ, इनकी सर्टेन डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, A refuses to complete the sale। पहले उसने एग्रीमेंट तो सेल कर दिया A ने B से कि मैं आपको ये शेयर बेच रहा हूँ, उनके दरमियान कोई कंसंट्रेशन भी देख पा सब कुछ। अब बाद में A रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको ये अपने शेयर नहीं बेचता,
बी में कंपेल ए स्पेसिफिकली टू परफॉर्म दिस एग्रीमेंट, बी उसको कंपेल कर सकता है कोर्ट के थ्रू का अपना एग्रीमेंट स्पेसिफिक परफॉर्म करें। फॉर द शेयर्स आर लिमिटेड इन नंबर एंड नॉट ऑलवेज टू बी हेड इन द मार्केट। ये अब रीजन है कि किस वजह से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएंगे, क्योंकि जो शेयर हैं कंपनी के, उस रेलवे कंपनी के, एक तो वो रेयर हैं, यानी हर वक्त सेल शेयर की सेल परचेज नहीं होती, कभी कभार होती है। दूसरा जो लिमिटेड इन नंबर है, नॉट ऑलवेज टू बी हेड इन मार्केट, और दूसरा वो लिमिटेड इन नंबर है, यानी मिसाल के तौर पे कंपनी में 4-5 शेयर होल्डर है, तो उन 4-5 के अलावा कोई और तो शेयर नहीं बेच सकता ना, तो हो सकता है उन 4-5 में से दूसरा कोई 20 साल तक अपने शेयर ना बेचे, तो वो रेयर हैं, लिमिटेड इन नंबर हैं, हर वक्त उनकी सेल परचेज नहीं होती। इस वजह से अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म ना कराएं जिसमें शेयर की सेल परचेज का जो कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर जो बी को लॉस हो रहा है, उस पार्टी को जो शेयर खरीदना चाहती थी उसको लॉस हो रहा है, वो उसको अगर हम कॉम्पनसेशन दें उस लॉस की बजाय, उस लॉस की वजह से, उस लॉस के बदले में या उस नॉन परफॉर्मेंस के बदले में, तो वो कॉम्पनसेशन एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं है उधर, उसके लिए एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि बाद में वो हो सकता है अपनी जिंदगी में शेयर खरीद ही ना सके, क्योंकि वो बहुत रेयर है। दूसरी मिसाल समझ लें, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, तो वो एक पिक्चर पेंट करके देगा बी को। Who agrees to pay therefore Rs 1000, और बी ए को कितना देगा, 1000 रुपए देगा। पिक्चर इज पेंटेड, ए ने पिक्चर पेंट कर ली, अगर वो पहले ही रिफ्यूज कर देता है ए बी को कि मैं आपको पिक्चर पेंट नहीं करने दूंगा, तो फिर ए बाउंड नहीं है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, क्योंकि उसने तो रिफ्यूज ही कर दिया। लेकिन अगर वो उसने पिक्चर पेंट कर ली, अब उसके लिए जरूरी है कि वो पिक्चर डिलीवर करे और वो बी उसको 1000 रुपए दे। अगर उसने पिक्चर पेंट कर ली तो बी फिर कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है कि उसने पिक्चर पेंट कर ली, अब वो लाजमी मुझे डिलीवर करे। इसी तरह की आपको एक मिसाल मिलेगी सेक्शन 21 में, वहां मैं आपको इन दोनों मिसालों का डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें बेसिकली क्या बात की गई है, उसमें क्या बात की गई है। वहां पे पिक्चर पेंट करने को रिफ्यूज कर दे तो वो एक उसकी, यानी इसे पर्सनल सर्विसेज कहते हैं, पर्सनल सर्विसेज के किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दी। यहाँ पे उसने पहले एग्री कर दिया, पेंट भी कर दी, तो अब वो बाउंड है अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने का। अच्छा, क्लॉज डी को देखते हैं। When it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done, यानी जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराया गया, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन हुई थी, जो पार्ट परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट की थी इस कॉन्ट्रैक्ट ने, उनको अगर एक पार्टी नॉन परफॉर्म करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करती, तो दूसरी पार्टी को जो लॉस हो रहा है वो उस लॉस के बदले में कॉम्पनसेशन ले ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे जो इसने मिसाल दी है, मिसाल से आपको ये चीज क्लियर होगी। A transfers without endorsement but for valuable consideration a promissory note to B। promissory note होता है बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ेंगे। promissory note इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। मिसाल के तौर पे ए बी को देख लेते हैं। ए बी को लिख के देता है promissory note। उसमें जो promissory note ये होता है कि ए कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे Rs 1000 टू बी, यानी अपने आप पे ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ किससे, अपने आप से, कि मैं इसको 1000 रुपए दूंगा, और उसकी इंडोर्समेंट होती है, उस पे सिग्नेचर होते हैं कि मैंने वाकई में अपने आप से ये वादा किया। जिस तरह चेक होता है, चेक पे जिस तरह साइन होते हैं और उसके बैक साइड पे भी उसके साइन होते हैं, इंडोर्समेंट होती है, इसी तरह एक प्रोमिसरी नोट की भी इंडोर्समेंट होती है। लेकिन चेक और प्रोमिसरी नोट में थोड़ा फर्क है, वो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट एक सेपरेट है और चेक को हम बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो कोई प्रोमिसरी नोट था, उसने लिख के तो दे दिया लेकिन उस पे अभी सिग्नेचर नहीं किए, इंडोर्स नहीं किया उसको, यानी ए ने बी को कोई प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया और उस पे अभी सिग्नेचर नहीं किया, उसको इंडोर्स नहीं किया। अच्छा, फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन उसने उसके बदले कंसीडरेशन ले ली। ए प्रोमिसरी ए बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, अब ए इंसॉल्वेंट हो गया, यानी ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, या ये पागल हो गया, या इसकी लीगल किसी भी कोई लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से कासिर हो गया, इसकी लीगल डेथ हो गई, लीगल डेथ हो गई, सिंपल सा वर्ड। अच्छा,
इंसॉल्वेंट एंड सी इज अपॉइंटेड हिज असाइनी, यानी अब इसकी तो लीगल डेथ हो गई, लेकिन सी एक असाइनी के तौर पे एक शख्स अपॉइंट हुआ। ए के अब सारे मैटर्स को, ए का जो लेन देन था उनको अब सी कर रहा है, वो ए के असाइनी के तौर पे एक बंदा मुख्तस कर दिया कोर्ट ने या किसी उनके बड़े ने। तो ए की सारी ड्यूटीज को कौन, सी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये इसका असाइन है। बी में कंपेल सी टू इंडोर्स द नोट फॉर सी हैज सक्सीडेड टू ए लायबिलिटी, यानी अब ए की जितनी भी लायबिलिटी है वो सी के पास आ गई ना, वो उसका असाइन है। तो बी कंपेल कर सकता है सी को कि आप इस नोट को स्पेसिफिक इंडोर्स करें नोट, क्योंकि अगर बी इस नोट को इंडोर्स नहीं कराता या कोर्ट उस सी को बाउंड नहीं करती कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे ए के बदले में, ए ने जो उसको नोट लिख के दिया था, तो बी को कोई कॉम्पनसेशन का क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस प्रोमिसरी नोट की वैल्यू ही उस वक्त है जब उसको इंडोर्स करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोमिसरी नोट है, उसको इंडोर्स नहीं किया, तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन तो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो उसकी लीगल वैल्यू ही कोई नहीं है, उसमें सिग्नेचर ही नहीं है। इसमें एक चेक है, चेक तो आपके पास है, लेकिन अगर उसको इंडोर्स ही नहीं किया किसी ने, जिसने वो चेक इशू किया है, जिसका वो चेक है, जिसके अकाउंट का वो चेक है, उसने इंडोर्स नहीं किया, तो आप बैंक के पास जाकर उससे बजाय पैसे तो नहीं ले सकते ना उस चेक की बेस पे। इसी तरह उस प्रोमिसरी नोट की बेस पे जिसको इंडोर्स ही नहीं किया गया, आप कॉम्पनसेशन तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक ही एक रेमेडी बची है कि उस प्रोमिसरी नोट को स्पेसिफिकली इंडोर्स करें। यानी बी अगर उस नोट को स्पेसिफिकली इंडोर्स नहीं कराता या सी उस नोट को स्पेसिफिक साइन नहीं करता, तो बी उस नोट के बदले में कोई रेमेडी क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस नोट की अभी कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। अगर ये उसको साइन कर देता है सी, जो कि ए का साइन है, तो फिर तो उसकी बेस पे जो उसमें लिखा गया है कि ए ने प्रॉमिस किया मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, उसकी बेस पे 1000 रुपये अपने मांग सकता है। अगर उसके कोई लीगल इंडोर्स ही नहीं कराता, उसकी लीगल वैल्यू ही कोई नहीं है, तो उसकी बेस पे कुछ नहीं मांग सकता। तो यहाँ पे कोर्ट सी को स्पेसिफिक फोर्स करेगी, स्पेसिफिक क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ए ने जो किया था उसके अब आप असाइन है उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को नहीं करते तो बी को जो लॉस हो रहा है उसके बदले में वो कंपनसेशन क्लेम ही नहीं कर सकता। वही बात के मैंने कहा था इक्विटी की बेस, एसआर स्पेसिफिक इफेक्ट पूरा इक्विटी पे बेस करता है, यानी इक्विटी बेसिकली चाहती है कि कोई बंदा लॉस में ना जाए। तो बी को लॉस से बचाने के लिए सी को कोर्ट इन्फोर्स करेगी, सी से कोर्ट कहेगी, कंपेल करेगी कि आप ए की बजाय, ए का आप असाइन है, ए की बजाय आप उस प्रोमिसरी नोट को इंडोर्स करें, उस पर सिग्नेचर करें, ताकि बी को जो लॉस हो रहा है वो फुलफिल हो सके। ये बेसिकली कंसेप्ट है। अगर इधर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम बी को ना दें, यानी सी को कोर्ट इन्फोर्स ना करे, कंपेल ना करेगा आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, ए का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, तो उसके बदले में बी कॉम्पनसेशन लेने का हक ही नहीं रखता अगर वो स्पेसिफिक इंडोर्समेंट नहीं कराता। इसलिए वो बात कह रहा है कि जहां पे कोई ऐसी चीज हो व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट पेक्यूनियरी कंपनसेशन कैन नॉट बी कवर्ड, यानी वो ले ही नहीं सकता पेक्यूनियरी कंपनसेशन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म ना करे फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीड टू बी डन। तो उस सूरत में कोर्ट पार्टी को कंपेल कर सकती है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशंस की तरफ आते हैं। अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, यानी जो नीचे एक्सप्लेनेशन उसने दी है इसके खिलाफ कोई बात कहीं और जगह पे लिखी हुई है या इसके खिलाफ कोई बात कॉन्ट्रैरी प्रूव हो जाए थ्रू द आर्गुमेंट से किसी भी सूरत में, एविडेंस की सूरत में, तो फिर तो ये बात एक्सप्लेनेशन वाली नहीं मानी जाएगी। अगर इसके खिलाफ कोई बात कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं होती फिर ये बात इफेक्टिव रहेगी। The court shall presume that the breach of a contract to transfer immovable property cannot be adequately relied by compensation money, and that the breach of a contract to transfer movable property can be thus relied। अब ये बात कर रहा है कि कोई immovable property ट्रांसफर की है, जिस तरह घर की हम मिसाल ले लेते हैं, ए ने बी को कोई घर ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट टू सेल किया था और ए अब बाद में उस
ऑब्लिगेशन को स्पेसिफिकली फुलफिल नहीं कर रहा और बी से कह रहा है कि आप अपने पैसे वापस लेने, मैं आपको एक घर नहीं देता, तो अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेसिकली घर। तो इधर जो बी सूट फाइल करेगा उसमें बी को ये बात साबित करना नहीं होगी कि अगर मुझे घर नहीं दिया गया तो मेरे लिए एडुकेट रिलीफ नहीं है, या इस घर की कॉम्पनसेशन का हम एसर्टेन नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कोर्ट ऑलरेडी ये प्रिज्यूम करेगी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बजाय, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराने की बजाय अगर हम पार्टी को रिलीफ जो कॉम्पनसेशन के फॉर्म में देते हैं तो वो उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, यानी इधर हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी। हाँ, अगर ये बात साबित कर देता है कि नहीं इधर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बनती क्योंकि यहाँ पे इसको कॉम्पनसेशन पैसे की सूरत में भी एक एडिक्वेट रिलीफ मिल रहा है, ये इस घर की वैल्यू को हम एसर्टेन कर सकते हैं, तो फिर इसको ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं होगा। यानी इधर कोर्ट यही पहले प्रिज्यूम करेगी कि हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है उसको स्पेसिफिक परफॉर्म कराना है। अगर दूसरी पार्टी उसके कॉन्ट्रेरी प्रूव कर देती है कि नहीं कोर्ट इधर नहीं कराएगी तो भी इसको कोई ऐसा लॉस नहीं होगा जिसका एडिक्वेट रिलीफ ना दिया जा सके, तो फिर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करेगी, यानी कॉन्ट्रेरी अगर प्रूव हो गया। नहीं तो नॉर्मली कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हमने स्पेसिफिक परफॉर्म कराना है। सिंपल वर्डिंग में इधर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है बी से ए पे, तो बी को ये प्रूव नहीं करना कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगी तो मुझे जो लॉस होगा उसकी एडिक्वेट रिलीफ एडिक्वेट कंपनसेशन में कोर्ट से मुझे कंपनसेशन मिलेगी वो एडिक्वेट नहीं होगी, बल्कि ए को ये बात साबित करना होगी कि अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं भी करता तो भी बी इसकी बजाय जो कंपनसेशन ले सकता है वो इसके लिए एडिक्वेट रिलीफ हो सकती है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ बी से ए में शिफ्ट हो गया। यही बात प्रिजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, एंड द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी जजमेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इस प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराते तो भी दूसरी पार्टी को जो रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन मिल रहा है वो एडिक्वेट रिलीफ है। जिस तरह यही देख लें, या मोबाइल का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने कोई मोबाइल बेचा बी को और बाद में ए कहता है कि नहीं मैं अपना मोबाइल आपको नहीं देता, तो बी अगर कोर्ट के पास जाएगा, ए को कोर्ट के पास, कोर्ट ए को कंपेल करेगा उसने जो मुझे मोबाइल बेचने का एग्रीमेंट किया था मेरे साथ उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, तो इधर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि नहीं अगर हम बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देते या ए को कंपेल नहीं करते कि वो अपना मोबाइल उसे लाजमी बेचे, बल्कि कंपनसेशन अगर ए उसे दे रहा है तो ये बी के लिए एक एडिक्वेट रिलीफ है। इधर बी को ये बात साबित करना होगी कि मुझे अगर मोबाइल नहीं दिया गया या मुझे कॉम्पनसेशन जो विदाउट इन द फॉर्म ऑफ मनी दी जा रही है वो मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। जिस तरह वो आईफोन वाली मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर बी अप्रूव कर देता है कि जो मुझे कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी दी जा रही है वो मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है या उस कॉम्पनसेशन को एसर्टेन हम नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, तो फिर ही इसको बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर बी प्रूव नहीं करता तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जाए तो उसकी बजाय कॉम्पनसेशन एक एडिक्वेट रिलीफ है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के उल्ट है ये बात। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे, यहाँ पे ए पे था। ठीक है, आगे समझ। तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, इसमें एग्जांपल दिए नहीं, एक्सप्लेनेशन की इसने कोई एग्जांपल नहीं दी लेकिन मैं आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, ये बेसिकली लास्ट लेक्चर में कुछ एक दो चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन के हवाले से, कंसिडरेशन के हवाले से। जिस तरह हमने एग्रीमेंट टू सेल की बात की थी, जो इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने एक बात की थी कि एग्रीमेंट टू सेल को प्रूव करना होगा और एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। उसकी बेस पे कोई हम डिक्लेरेशन को सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सूट फाइल कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल में अगर कोई ट्रांजैक्शन भी हो रही है, जिस तरह हमने मिसाल ली थी कि घर की 50 लाख एक घर की कीमत वो आप इसमें तय करते हैं, 20 लाख बी ने ए को दिए
तो अब जो कंसिडरेशन उनके दरमियान 50 लाख तय पाई है, ये जो 20 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है उसको भी प्रूव करना लाजमी है। यानी बी एक तो ये भी प्रूव करेगा कि एग्रीमेंट टू सेल ए ने मेरे साथ किया था कि मैं आपको घर बेचूंगा, और उस एग्रीमेंट की बेस पे जो ट्रांजैक्शन की है उस ट्रांजैक्शन को भी बी साबित करेगा कि ये मैंने ट्रांजैक्शन इसे कंसिडरेशन के तौर पे की है। इन जजमेंट में सबको कही गई है, बताई गई है। और ये बेसिकली टू विटनेस के हवाले से कि एग्रीमेंट टू सेल को प्रूव करने के लिए भी और ट्रांजैक्शन को भी प्रूव करने के लिए भी टू मार्जिनल विटनेस, दो गवाहों की जरूरत होती है। ये बेसिकली इसलिए मैंने आपको जजमेंट लिखी ताकि आपको एग्रीमेंट टू सेल का पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाए कि उसमें हमने एग्रीमेंट टू सेल को भी प्रूव करना होता है और साथ में कंसीडरेशन जो हमारे दरमियान ट्रांजैक्शन जो हुई है उसको भी प्रूव करना होता है विद टू मार्जिनल विटनेस। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेक्शन 12 को इलैबोरेटली पढ़ा और उसमें हमने ये कहा था कि कोर्ट किन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकती है। पहली सूरत हमने पढ़ी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पे बेस करता है तो कोर्ट उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएगी। है कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर, लेकिन कोर्ट ट्रस्ट पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म करा सकती है। उसके बाद हमने कहा था कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर उसको स्पेसिफिक परफॉर्म ना कराया गया तो एक पार्टी को ऐसा लॉस हो रहा है जिसकी कॉम्पनसेशन को हम एसरटेन नहीं कर सकते, जिसके खमियाजे को, जिसके लॉस को हम पूरा करने के लिए कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसे कितने पैसे दिए जाएं तो इसको लॉस पूरा हो जाएगा। तीसरी हमने सूरत पढ़ी कि जहां पे कॉम्पनसेशन देना, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के बजाय कॉम्पनसेशन देना, एडिक्वेट रिलीफ ना हो, तो वहां पे भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डिग्री करेगी और एक पार्टी को कंपेल करेगी कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। चौथी सूरत हमने पढ़ी कि जहां पे दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अगर एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी को जो लॉस हो रहा है वो उस लॉस की कॉम्पनसेशन क्लेम ही नहीं कर सकती। वो हमने प्रोमिसरी वाली नोट एग्जांपल पढ़ी कि ए ने बी को कोई प्रोमिसरी नोट लिख के दिया लेकिन उसको इंडोर्स नहीं किया और ए बाद में इंसॉल्वेंट हो गया और सी उसका असाइनी अपॉइंट हुआ, तो बी जो है सी को वो कंपेल कर सकता है कि आप एक ही जगह पे मुझे नोट इंडोर्स करके दें, क्योंकि अगर आप इंडोर्स नहीं करेंगे तो मुझे जो लॉस हो रहा है उसकी मैं कंपनसेशन ले ही नहीं सकता, क्योंकि विदाउट इंडोर्समेंट ये नोट इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इस नोट विदाउट इंडोर्समेंट इस नोट पे मैं कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी। एक्सप्लेनेशन में हमने ये कहा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने करानी है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराते इस कॉन्ट्रैक्ट को तो दूसरी पार्टी को जो लॉस हो रहा है उसके बजाय अगर हम कंपनसेशन दें उस लॉस के बदले में तो वो कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी, कोर्ट ही प्रिज्यूम करेगी। दूसरी पार्टी अगर इसके कॉन्ट्रैरी प्रूव कर देती है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं किया जाएगा, अगर नहीं प्रूव करती तो फिर स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट। जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कोई दो पार्टीज के दरमियान हुआ है तो उसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी इसको हमने स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराना, क्योंकि इसमें जो एक पार्टी को लॉस हो रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना कराने की वजह से उस पार्टी के लॉस को हम इन द फॉर्म ऑफ मनी कंपनसेट कर सकते हैं और वो उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ होगा। यहाँ दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैरी प्रूव करना होगा कि नहीं, अगर कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराती तो उस सूरत में मुझे जो लॉस हो रहा है और उसके बदले में मुझे जो कॉम्पनसेशन मिल रही है वो कॉम्पनसेशन मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में इस मिसाल में बी से शिफ्ट हो गया ए के पास और मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर है। तो ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेटली पढ़ेंगे। सेक्शन 13 से आगे ऑनवर्ड 17 तक है आई थिंक। उसमें हम देखते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको एज ए होल ही हमेशा स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते हैं या उसके किसी एक हिस्से को उसको पार्ट में भी हम परफॉर्मेंस उसकी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।